नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा। केंद्र ने बाढ़ ग्रस्त सिक्किम के लिए आपदा सहायता के रूप में 45 करोड़ रुपए जारी किया। मुंबई के गोरेगांव में एक 7 मंजिला इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मृत्यु, 40 घायल। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती साझेदारी दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। एशियाई खेलों में भारतीय शटलर एचएस प्रणय और महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 13वें दिन कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। आज मुंबई समिति की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मत से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप अस्थायी जमा सुविधा दर एसडीएफ 6.25% और सीमांत अस्थायी सुविधा दर एमएसएफ तथा बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। बयान में कहा गया कि टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों के कारण जुलाई में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। अगस्त माह में इसमें आंशिक रूप से सुधार देखने को मिला। सितंबर में कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति में नरमी आई। खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है। हालांकि दलहन और तिलहन जैसे प्रमुख फसलों के लिए खरीफ की बुआई में गिरावट और अस्थिर वैश्विक खाद्य तथा ऊर्जा कीमतों में अनिश्चितताओं के चलते मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बनी हुई है। बयान के अनुसार 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में इसके 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। केंद्र ने बाढ़ग्रस्त सिक्किम के लिए आपदा सहायता के रूप में 45 करोड़ रुपए जारी किए जाने को मंजूरी दी है। यह वर्ष 2023-24 के लिए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से केंद्रीय हिस्से की राशि है। इसका उद्देश्य पीड़ित लोगों के लिए राहत उपलब्ध कराने में राज्य की मदद करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि यह टीम जल्दी ही सिक्किम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी और इसके आकलन के आधार पर राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की जाएगी। केंद्र सरकार सिक्किम की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। केंद्र स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सिक्किम सरकार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त टीमें, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और आवश्यक बचाव उपकरण भी उपलब्ध करा रहा है। बिजली, दूरसंचार तथा सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय की तकनीकी टीमें क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और संचार नेटवर्क बहाल करने में मदद कर रही है। सिक्किम में 2 दिन पहले बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कुछ हिस्से और चुंगथांग बांध क्षतिग्रस्त हो गए थे, तब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा था। G20 देशों के संसद अध्यक्षों का 9वां सम्मेलन इस महीने की 13 और 14 तारीख को नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस वैश्विक आयोजन में 25 संसदीय पीठासीन अधिकारी, 10 उपाध्यक्ष और 50 सांसद भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा संबंधित विषयों के साथ जलवायु परिवर्तन पर गहन विचार विमर्श होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 23 जिलों में फैली 54 ग्राम पंचायतों और 2 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। मतदान 6 नवंबर को और मतगणना 8 नवंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त रिंचिन तासी ने ईटानगर में आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि संबंधित जिला परिषद और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि 73% मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 500 से अधिक चुनाव अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण उपचुनाव के लिए सभी संबंधित पक्षों से राज्य चुनाव तंत्र के साथ पूरा सहयोग करने की अपील की है।
मुंबई में गोरेगांव में आज जाद मैदान के निकट एक 7 मंजिले भवन में तड़के लगी आग से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 40 घायल हो गए। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 51 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आग निचली मंजिल की दुकानों, रद्दी सामानों और वाहन पार्किंग में लगी। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती मित्रता और सहयोग से दोनों देशों के बीच कारोबार के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होंगे। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष कारोबारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के खबरों से निपटने से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप 20, B20, यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल और भारत बाजार जैसी पहल दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री गोयल ने इस साझेदारी में भारत के दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य, तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सबसे बड़े निवेशक के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 अरब 40 करोड़ आकांक्षी नागरिकों के साथ भारत एक बड़े बाजार के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के लिए कारोबार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कारोबारियों को इस अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में कल राज्य सहकारी विकास समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति में राज्य भर में अगले 5 वर्ष के लिए 491 सहकारी समितियों के गठन की जिलावार योजना को मंजूरी दी गई। इसमें 150 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, 157 दुग्ध सहकारी समितियां और 184 मत्स्य पालन सहकारी समितियां हैं। राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने बैठक की अध्यक्षता की। समिति ने प्रायोगिक आधार पर नामसाई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा 500 मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण योजना को भी मंजूरी दी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन की दिशा में सहकारिता विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वे 19वीं महिला होंगी। वे अभी जेल में हैं और ईरान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं। नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और 5 बार दोषी ठहराया गया है। उन्हें 31 साल के जेल तथा 154 कोड़ों की सजा सुनाई जा चुकी है। नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। इसमें लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि भी दी जाती है। भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जेविता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। नीदरलैंड्स में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिसग्राफ ने बुधवार को हेग में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। डच रिसर्च काउंसिल द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार की राशि 15 लाख यूरो है। प्रोफेसर जेविता गुप्ता एक पर्यावरण विज्ञानी हैं जो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में पर्यावरण और विज्ञान की प्रोफेसर हैं। भारत के एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने आज बैडमिंटन और तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में एच.एस. प्रणय ने कांस्य पदक हासिल किया। तीरंदाजी में महिला रिकर्व टीम ने वियतनाम को 6-2 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं पुरुष रिकर्व टीम ने मंगोलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। महिला कबड्डी में भारत ने नेपाल को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का शुरुआती मुकाबला न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत लिया है। कल अहमदाबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 283 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने 36 ओवर और 2 गेंद में 1 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से कानबे ने नाबाद रहते हुए 152 रन और रचित रविंद्र ने नाबाद 123 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए थे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।